नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा मॉरल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। संध्या अपने बेटे विनीत और बहू प्रिया के साथ फिल्म देखकर घर लौटी तो बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार था, बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने हाथों से बेटे बहू की पसंद का लंच तैयार किया था। विनीत फिल्म की टिकट लेकर आया था। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना भी बाहर ही खाया। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में तीनों फिल्म पर चर्चा करते रहे। संध्या को लगा प्रिया कुछ चुप चुप सी थी। कारण जानना चाहा तो प्रिया ने कहा, कुछ खास नहीं मम्मी, बस थोड़ा सिर दर्द है। अगले दिन रविवार था, सो प्रिया और विनीत देर तक सोते रहे। आदत के मुताबिक संध्या जल्दी उठ गई। चाय पीकर उसने रात में भिगोई दाल पीस ली और झटपट दही बड़े बना लिए। शाम को घर में पार्टी थी। विनीत और प्रिया के कलीग्स आने वाले थे। जब भी बेटे बहू के कलीग्स घर आते, संध्या का वो दिन बहुत अच्छा करता है। वो देर तक उनसे बातें करती। 9 बजने वाले थे। पर्स उठाकर वह दूध लेने चली गई। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी। दूध लेकर वो वापस लौटी तो उसे लगा विनीत और प्रिया जाग चुके हैं। वो उनके कमरे की ओर बढ़ी, तभी प्रिया की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वह विनीत से कह रही थी, मम्मी को आए यहाँ 1 साल हो चुका है जब से मम्मी यहाँ आई है। क्या हम लोग कभी भी अकेले कहीं गए हैं? हर वक्त हर जगह मम्मी साथ होती है। क्या मेरा मन नहीं करता कभी? बस मैं और तुम। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम जानती हो पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी टूट गई थी। अभी वो तो जरा संभली है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्लीज विनीत, मुझे गलत मत समझो। मुझे मम्मी के दुख का एहसास है, तभी तो मैंने इतने दिनों से तुमसे कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं यह भी मानती हूँ कि जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती है उतना कोई सास नहीं रख सकती। लेकिन विनीत, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि हमें भी प्राइवेसी की ज़रूरत है। रिश्ते में कुछ बैलेंस तो तुम्हें रखना ही चाहिए। अब मैं क्या करूँ प्रिया? मम्मी का कोई सर्कल भी तो नहीं है जिसमें वो बिजी रह सके। अपना सर्कल वो बनाना ही चाहती है। हमारी सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में आकर बैठती हैं। मम्मी चाहे तो उनसे मेल जोल बढ़ा सकती है, लेकिन वो अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो प्रिया, मम्मी कहीं सुन न ले। मम्मी दूध लेने गई है, प्रिया निश्चिंता से बोली। संध्या को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा है। उसने दीवार का सहारा न लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। लड़खड़ाती हुई वो बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में कोई उसका रुदन न सुन सके। आज तक उसे लगता था बच्चे उसके सानिध्य में खुश हैं, लेकिन आज पता चला कि उसे साथ रखना उसकी व्यवस्था है। तो क्या प्रिया का उससे स्नेह रखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब दिखावा है? इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं। उसे लगता था विनीत और प्रिया के साथ उसका शेष जीवन आराम से कट जाएगा, पर नीति हमेशा से ही उसके साथ अजीब खेल खेलती रही। वो सोचती कुछ और होता और कुछ और। पता नहीं क्या लिखा उसके हाथ में इन आड़ी तिरछी लकीरों में कि हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता है। जतिन का उसे यूं असमय छोड़कर चले जाना इस बात का प्रमाण है कि उसकी किस्मत में सुख ही नहीं है। जतिन जब तक नौकरी में थे बेहद व्यस्त रहती थी। उनके साथ वक्त गुजारने की उस अपने सभी
अरमान पूरे करने की ख्वाहिश लिए वह अपने रिटायरमेंट की प्रतीक्षा करती रही थी। जतिन रिटायर हुए पर अधिक दिनों तक संध्या का साथ न निभा सकी। 2 माह बाद ही मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें उनसे छीन लिया। अस्तबंद की संध्या फटी आंखों से बस देखती रह गई थी। बस कब पूना से विनीत और प्रिया आए, कब जतिन का अंतिम संस्कार हुआ था, उसे कुछ पता नहीं चला। होश तो तब आया जब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे। विनीत और प्रिया उसे अपने साथ पूना ले जाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। पिछले 20 वर्षों से वह उस घर में रह रही थी। वहाँ की आबोहवा में जतिन की सांसें रची बसी हुई थी। कितनी यादें जुड़ी हुई थी उस घर के साथ। उन्हीं यादों के सहारे वो अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी, पर अकेले रहना इतना सहज भी नहीं था। सुना घर उसे काटने को दौड़ता। अकेले के लिए खाना बनाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी। उधर माँ की चिंता में विनीत भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में ही वह बीमार पड़ गई। तब विनीत और प्रिया ने उसकी एक न सुनी। महीने भर में उन्होंने दिल्ली वाले घर को बेचा और उसे अपने साथ पूना ले आए। कुछ माह तक तो यहाँ पर उसका मन उचाट ही रहा। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वह अकेले पड़ी बोर हो जाती थी। प्रिया ने कई बार कहा कि वह आसपास वालों से मेलजोल बढ़ाए, सुबह शाम घूमने जाया करे, किंतु उसका दिल ही नहीं करता अकेले कहीं जाने का। अपनी ओर से विनीत और प्रिया माँ को प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करते रहती। प्रिया उसके लिए पत्रिकाएं लाकर रखती। शनिवार या रविवार को तीनों कभी फिल्म तो कभी घूमने निकल जाते। अब तो उनके कलीग्स भी संध्या से काफ़ी मिल गए थे। कुल मिलाकर नए माहौल में वह रच बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार पुनः पटरी पर आ गई थी। बेटे बहू के घर में वो सुख का अनुभव करने लगी थी, किंतु आज प्रिया के एक ही वाक्य ने उसको शांत हो चले जीवन में हलचल मचा दी थी। काश वो कुछ भी उसने सुनना वो सच न होता। उसका मन विरक्ति से भर उठा। दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। नाते रिश्ते सभी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अच्छा ही हुआ जो उसका भ्रम टूट गया। कम से कम अब स्वयं के बेटे बहू पर थोपेगी तो नहीं। न जाने कब तक वो विचारों के तानों बानों में खोई रहती। प्रिया ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने आंसू पोंछी, मुंह धोया और दरवाज़ा खोल दिया। ओह मम्मी, कितनी आवाज़ें दी आपको। जल्दी से आइए, मैंने आपकी पसंद की खस्ता कचौड़ी मंगवाई है। बोलते बोलते एकाएक रुक गई प्रिया। गौर से उसका चेहरा देखते ही बोली, मम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? आंखें लाल हो रही है। उसकी बात अनसुना करती हुई वो अपने कमरे में चली गई। बुद्धि तो कह रही थी उसे अपना व्यवहार समान रखना चाहिए, ताकि बेटी बहू को पता न चल सके कि उसने उनकी बातें सुन ली है। लेकिन मन साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाए। सारा दिन अनमनी सी रह कर जतिन की यादें आ रहे थे। काश वो आज होते तो उसे यूं बेटे बहू पर आश्रित न रहना पड़ता। शाम के 6 बजने वाले थे। मन में विचार कौंधा। फिल्म साथ जाने में प्रिया को एतराज है तो हो सकता है। उसका यूं उसके मित्रों के बीच बैठना भी उसे नागवार लगता हो। विनीत के कमरे में जाकर उसने कहा, बेटे, कॉलोनी की एक परिचित महिला के साथ मैं घूमने जा रही हूँ। देर से लौटूंगी। तुम लोग खाना खा लेना। लेकिन मम्मी, आज अचानक किसके साथ जा रही हो? विनीत को आश्चर्य हुआ। संध्या की ओर से कोई जवाब न पाकर वो बोला, मम्मी, कुछ देर में सभी मित्र आ जाएंगे। आप नहीं होंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा।
तुम दोनों हो ना एंजॉय करना। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। विनीत और प्रिया का चेहरा उतर गया। इतना तो वो दोनों समझ ही चुकी थी कि हो न हो मम्मी ने सुबह उनकी बातें अवश्य सुन ली, तभी आज इतनी खामोश और बदली बदली लग रही है। और संध्या, उसका मन तो बेहद बेचैन था। घर से तो वो निकल गई थी, अब कहाँ जाए क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस निसरू देश सड़क पर चलती जा रही थी। उसके कदमों से भी तेज गति थी। मस्तिष्क में उठ रहे विचारों में तूफान की कुछ तो उसे स्वयं के निर्णय लेना ही होगा। सड़क के किनारे घने छायादार वृक्ष थे, ठंडी हवा चल रही थी। काफी दूर निकल आने के कारण संध्या को कुछ भय सा लगने लगा, कुछ थकान भी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे बेंच दिखाई दी तो उस पर बैठ गए। आती जाती कारों को देखने लगी। हिंजेवाड़ी रोड पर बहुत ही आईटी कंपनियां हैं। रोज तो सुबह और शाम के समय यहाँ कारों और बसों की रेलपेच मची रहती है, किंतु आज रविवार होने के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। यहाँ शांति से बैठकर अपने बारे में वो कुछ सोच सकती थी, लेकिन सोचे भी तो क्या, बच्चों की बातों में आकर मकान बेचने की भारी भूल कर बैठी थी। उसका मन खामियाजा सारी जिंदगी उसे भुगतना पड़ेगा। उसने एक ठंडी सांस भरी, तभी एक पुरुष स्वर से अपना नाम सुन वो चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर देखा। पैंट कमीज पहने, हाथ में छड़ी थामे करीब 65 वर्षीय पुरुष को पहचानने में उसे तनिक भी देर न लगी। अरे मोहन जी, आप! आश्चर्य मिश्रित खुशी से उसके चेहरे फैल गए। मोहन जी और उसकी पत्नी सविता के साथ अपने रिश्ते का क्या नाम दे संध्या। विवाह होकर इस घर में आए जतिन और अपने आसपास ही पाया। उसने मोहन जी और सविता भाभी को जतिन के हृदय के तार परिवार की तरह जुड़े हुए थी। बस स्नेह बंधन को प्लवित और पोषित करने में संध्या ने अपना भरपूर सहयोग दिया था। उसे आज भी याद है कैसे उसकी हर समस्या का समाधान मोहन जी और सविता भाभी मिनटों में कर दिया करते थे। 10वीं क्लास में था विनीत और मोहन जी ट्रांसफर होकर पुणे आए थे, फिर भी उससे संपर्क बना रहा था। 2 वर्ष पूर्व सविता भाभी का स्वर्गवास के समय जतिन पुणे आए थे, किंतु फिर न जाने क्यों मोहन जी से संपर्क टूट गया। आपने तो बिल्कुल भुला दिया, कहाँ खो गए आप इन 2 वर्षों में? अपना तो भरा उल्लाहना उसने दिया। क्या कहूँ संध्या, हालत की साजिश का शिकार हो गया था। बेंच पर बैठते हुए मोहन जी बोले। क्या मतलब? संध्या उनकी बात का अर्थ न समझ सकी। सविता के स्वर्गवास के 3 माह बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा एक पैर जाता रहा। पूरे 8 माह तक हॉस्पिटल में रहा। पैर में स्टील की रॉड डाली गई। इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर भी नहीं की। मोहन जी के साथ हुए हादसे को सुनकर संध्या अपना दर्द भूल गई। कैसे खबर? एक्सीडेंट के वक्त मेरा मोबाइल खो गया था। तुम लोगों को नंबर भी उसी में फीड था। मोहन जी ने एक गहरी सांस ली। खैर छोड़ो ये सब, तुम अपनी कहो। यहाँ पुणे में कैसे? जतिन कैसा है? अब तो रिटायर भी हो गया होगा। संध्या कुछ क्षण खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली। रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर भी चले गए। यह क्या कर रही हो तुम? विचलित हो उठे मोहन जी। संध्या की आंखों में आंसू छलक गए। रुंधे कंठ से वो बोली, रिटायर हुए 2 माह बीते थे कि एक रात सीवियर हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही कहते कहते वो सिसक उठी। पीड़ा का आवेग कुछ कम हुआ तो वो बोली। उसके बाद विनीत और उसकी पत्नी प्रिया मुझे पुणे ले आए। मोहन जी कुछ खामोशी से सिर झुकाए, परिस्थितियों का आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर धीमे स्वर में बोले, अपने कहो, कुछ मन लगा पुणे में?
क्या दिनचर्या रहती। संध्या खामोशी रही, क्या कहती। सुबह से दिल में उमड़ घुमड़ रहे वेदना के बादल बरस पड़ने को हुए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले, क्या वो आज अपना रोना लेकर बैठ जाए। नहीं, यह शोभनीय नहीं होगा। इससे पहले कि वो कोई संतोषजनक उत्तर सोच पाती, उसके मनोभावों को भाप चुके मोहन जी उन्होंने कहा, संध्या, तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी छोटी बहन ही हो। वक्त के अंतराल के साथ रिश्तों के मायने नहीं बदल जाते। रिश्ते वही रहते हैं। जिस तरह तुम खोई खोई सी बैठी है, अवश्य ही कोई परेशानी है, बताओ मुझे। मोहन जी का सहारा पाकर संध्या भावनाओं का आवेग में बह गई। सब कुछ शांत भाव सुनने को उपरांत मोहन जी गंभीरता पूर्वक बोले, सच पूछो तो यह कोई समस्या ही नहीं है। यह बात उठती भी नहीं यदि तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी बच्चों के साथ जाना, कभी उन्हें प्राइवेसी देना ही समझदारी है। संध्या, हर इंसान अपनी प्राइवेसी और आज़ादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे तो इसमें क्या गलत है। याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी जतिन फिल्म देखने या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता, उसकी छोटी बहन तुम लोगों के साथ हो लेती थी। कितना बुरा लगता था उस समय तुम दोनों को, याद है ना। संध्या ने गर्दन हिलाई। मोहन जी ने अपनी बात जारी रखी। हर उम्र की अपनी एक सोच होती है। गलत कुछ भी नहीं। गलत सिर्फ यह है कि उम्र के उस दौर से गुजरने के पश्चात हम अपने एहसास को भूल जाते हैं कि कभी हमारे भी यह सोच थी, यही चाहते थी, यही उमंगे थी। वक्त कमजोर हो जाता है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को न समझने की भूल कर बैठते हैं। विनीत और प्रिया ने तुम्हारा साथ निभाया, अब तुम्हारी बारी है। तुम उनकी भावनाओं को समझो। इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को खत्म करना कहाँ की समझदारी है। हमारे प्रति अपने कर्तव्य को बच्चे बोझ न समझने लगे। यह बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। मोहन जी की बातों से संध्या को मानव परिस्थितियों को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी, समस्या तो उसका गलत दृष्टिकोण था। ओफ, एक माँ होते हुए भी वो इतनी स्वार्थी कैसी हो गई। अपने नासमझी पर लज्जित सी होते हुए वो बोली, मोहन जी, नीति ने एक बार पुनः आपसे मिलवाकर मेरे घर की सुख शांति को बिखेरने से बचा लिया। अब से मैं रुको संध्या, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मोहन जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। संध्या, सारी जिंदगी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना बच्चे, इन सब से आगे कभी नहीं सोच पाते। अभी वह समय है जब समाज के प्रति भी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। 2 वर्ष पूर्व मैं भी तुम्हारी जैसी स्थिति में था। उस समय अपने बहू बेटे के सहयोग से मैंने नवनिर्माण नामक एक संस्था बनाई। आज इस संस्था में 15-16 लोग जुड़ चुके हैं। लोगों में चेतना जागृत करना, हाँ, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, पेड़ पौधे लगाना और आसपास के लोगों की समस्याओं का दूर करना इस संस्था का काम है। कुछ महिलाएं गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। माह में 2 बार लोग मिलकर आसपास ही कहीं पिकनिक मनाने भी जाते हैं। संध्या, तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो नए नए लोगों से मिलने से तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी सोच की दिशा भी बदलेगी। किसी के काम आने पर आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। लीक से हटकर कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर गर्व होगा। मोहन जी की बातों से संध्या की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई।
उसे जीने की एक नई राह मिल गई थी। मोहन जी, आप घर चलिए, विनीत आपको देखकर बहुत खुश होगा। संध्या, मैं कल तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। संध्या ने उन्हें अपने घर का पता बताया। काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे लग रहा था बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मोहन जी से विदा लेकर संध्या तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। एक कदम उसे घर की ओर नहीं, एक नई संकल्प के साथ नई मंजिल की ओर भी ले जा रहे थे। तो दोस्तों, आशा है कि इनकी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।